हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा टॉपिक है फेथ्स एंड फेंसेस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज reiterated a long held yet contested principle of India's anti-discrimination jurisprudence। कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को दोबारा दोहराया है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है और जो कि विवादित है, मतलब कंट्रोवर्शियल भी है। वो भारत के सिद्धांत जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन के हैं, डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो भेदभाव के लिए जो कानून है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो सिद्धांत जो भारत में एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है एक लीगल सिस्टम जो है, जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा हुआ है। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया है। और वो क्या है? दैट प्रोटेक्शन एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज हु प्रैक्टिस हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। कह रहा है कि वो कानून ये है कि जो प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, और जो स्पेशल प्रोविजन है, जो एक तरीके से खास प्रावधान है शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए, जो कि उन्हीं को अवेलेबल हैं जो या तो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, सिखिज्म को फॉलो करते हैं या फिर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो एससी प्रोटेक्शन और स्पेशल प्रोविजन जो एक्ट है वो उन्हीं को अवेलेबल है, या तो वो हिंदू हों या फिर वो सिख हों या फिर बुद्धिस्ट हों। The March 24 court judgment arose from a Christian pastor who sought protections under the SC/ST Prevention of Atrocities Act in Andhra Pradesh। कह रहा है कि कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है, एरोज मतलब जो अपीयर हुआ है, आया है सामने, वो उससे आया है कि एक क्रिश्चियन पैस्टर था, मतलब एक पादरी था, जो कि चाह रहा था कि उसको SC/ST एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिले, एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो उसमें जो क्या कहते हैं, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, नहीं आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के लिए ही है। द कोर्ट अपहेल्ड अ हाई कोर्ट डिसीजन। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट डिसीजन को बरकरार रखा है। दैट, और वो क्या है? एनी मेंबर ऑफ द SC कम्युनिटी हु has converted out of the three religions specified in the Constitution Order 1950 issued under Article 341 ceases to be an SC member। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड रखा है, मतलब बरकरार रखा है कि कोई भी जो SC कम्युनिटी का मेंबर है, जो भी कोई भी SC कम्युनिटी से जो व्यक्ति आता है, अगर वो उन 3 रिलीजन के अलावा कन्वर्ट होता है, और वो 3 रिलीजन कौन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में साफ साफ दिखाया गया है 1950 में, जो कि अंडर आर्टिकल 341 के अंतर्गत है। तो वो 3 रिलीजन कौन है? हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो SC कम्युनिटी से है, वो हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं होकर किसी और धर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसका जो SC वाला स्टेटस है, SC कम्युनिटी वाला स्टेटस है, उसको सीज कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ SC इंक्लूडेड ओनली हिंदूज। कह रहा है कि जो सबसे पहली ओरिजिनल डेफिनेशन थी शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर, उसमें सिर्फ हिंदूज ही आते थे, बट वॉज एक्सटेंडेड टू सिख। मगर 1956 में इसके अंदर सिख भी आने लगे, मतलब सिख की जो SC कम्युनिटी है उसके वो भी इसके अंदर आने लगे, एंड बुद्धिस्ट। और जो 1990 में फिर कानून में बदलाव किया गया, और बुद्धिस्ट जो लोग थे उनको भी इस कानून के अंतर्गत लिया गया। इंडियाज फाउंडिंग लीडर्स। कह रहा है कि भारत की जिन्होंने स्थापना करी, वो जो स्टार्टिंग के जो लीडर्स थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वर क्लियर दैट द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैनिफेस्टेड इन अनटचेबिलिटी वॉज यूनिक टू हिंदू सोसाइटी। वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव की सीमा है, एक्सट्रीम फॉर्म है, वो साफ साफ दिखती है। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ साफ साफ दिखना या प्रकट होना, कि वो साफ साफ दिखती है अनटचेबिलिटी में, जो छुआछूत है उसमें, जो कि भारतीय समाज का एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक हिस्सा है। तो जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा मानते थे
कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसका जो एक्सट्रीम फॉर्म है, उसकी जो चरम सीमा है ना, जो सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन का खराब फॉर्म है वो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कि भारतीय समाज का एक यूनिक हिस्सा है। बट पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज फोर्स्ड अमेंडमेंट लेटर, मगर बाद में कुछ राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताएं थी, रियलिटीज थी, सच्चाइयां थी, जिसकी वजह से इन जो कानून हैं इनके अंदर हमें बदलाव करना पड़ा। SC communities began using religious conversion itself। कह रहा है कि ये जो SC communities थी उन्होंने इस religious conversion को, मतलब धर्म परिवर्तन को किस तरीके से यूज करना स्टार्ट किया, एज एन एक्ट ऑफ असर्शन एंड ऑटोनॉमी, कि उन्होंने एक तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की तरह इसको यूज करना स्टार्ट किया और अपनी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की तरह इसको दिखाना स्टार्ट किया। असर्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम, कि आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिमसेल्फ लेड अ मास कन्वर्जन ऑफ SC मेंबर्स टू बुद्धिज्म। कह रहे हैं कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने खुद SC मेंबर्स को बुद्धिज्म में चेंज करने का मास कन्वर्जन का नेतृत्व किया था, उनको लीड किया था। मतलब उनके नेतृत्व में बहुत से जो SC मेंबर्स थे, शेड्यूल कास्ट के जो कम्युनिटी के मेंबर थे, वो बुद्धिज्म में चेंज हुए थे। नोटेबली का मतलब होता है खास तौर पर, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन 1956, कि वो 1956 में बुद्धिज्म में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। द ईयर व्हेन ऑल SC कम्युनिटीज प्रैक्टिसिंग द सिख रिलीजन वर ब्रॉट अंडर स्पेशल प्रोविजन। कह रहा है कि वो ये साल था जब सारी SC कम्युनिटीज जो कि सिख रिलीजन को प्रैक्टिस कर रही थी, सिख रिलीजन में वो कन्वर्टेड थी या उसको मान रही थी, वो एक स्पेशल प्रोविजन में, एक खास प्रावधान के अंतर्गत आ गए थे, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, और उनको रिजर्वेशन भी मिलना स्टार्ट हो गया था। मतलब 1956 में ये मान लिया गया था कि जो SC कम्युनिटीज के लोग जो सिखिज्म में कन्वर्टेड हो गए हैं उनको भी वही अधिकार मिलेगा जो हिंदू कम्युनिटी, जो हिंदू के SC कम्युनिटीज को मिलता है। देयर आर थियोलॉजिकल एंड लीगल आर्गुमेंट्स। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ धर्म रिलेटेड तर्क भी हैं और कानूनी तर्क भी हैं। थियोलॉजिकल का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड, ठीक है। और जैसे थियोलॉजी होती है, थियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ रिलीजन, और वो थियोलॉजिकल क्या होता है, इसका एग्जेक्टिव होता है मतलब रिलीजन से जुड़ा हुआ। तो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ धर्म रिलेटेड तर्क भी हैं, आर्गुमेंट्स हैं, और कुछ कानूनी तर्क भी हैं। फॉर दिस डिस्टिंक्शन, इस डिफरेंस के लिए, रिट्रेटेड बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट द्वारा दोहराया गया है। मतलब ये जो भेदभाव है कि इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको क्या कहते हैं, ये कानून के अंदर आएंगे ये नहीं आएंगे, कह रहा है कि इसका एक रिलीजियस तर्क भी है और कानूनी तर्क भी है। मतलब कानूनी रूप से ये सही भी है वहां पर अगर आपके पास रीजन है, और धार्मिक रूप में भी कुछ ना कुछ रीजन है जो कि कोर्ट द्वारा दोहराया गया है। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, कह रहा है कि कई बार ये ज्यादातर तर्क दिया गया है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में देयर इज नो थियोलॉजिकल डिफेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई भी धर्म रिलेटेड सपोर्ट नहीं है। बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन, समाज में जो डिवीजन होता है, कह रहा है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो कि डिवीजन बेस्ड हो, उसके लिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई भी धर्म रिलेटेड सपोर्ट नहीं है। मतलब इनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि ये कहना गलत होगा क्योंकि इस्लाम में काफ़ी अलग अलग फ़िरके हैं, जैसे शिया हो गए, सुन्नी हो गए, और भी इनके यहाँ होता है क्योंकि जैसे शादियाँ नहीं होती हैं। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ अपर और डिवीज़न होता है जो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में चला था, मगर जो हमारे यहाँ है ऊंच नीच का मतलब होता है कि अगर आप हिंदू से रिलेटेड चीज़ों को देखोगे, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा इनके यहाँ नहीं दिखता, मगर है थोड़ा बहुत है, मगर वो हमारे यहाँ उतना साफ दिखता नहीं है। मगर कह रहा है कि जो कानून के अंदर है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर, तो इस तरीके से जैसे ब्राह्मण हो गए या फिर ठाकुर हो गए, यादव हो गए, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो कि डिवीजन के ऊपर आधारित है। That Sikhism and Buddhism are part of the civilizational universe of Hinduism is an argument which has gained political and constitutional legitimacy।
कह रहा है कि जो सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, वो हिंदुइज्म की सभ्यता जो कि बहुत ही व्यापक सभ्यता है, यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्स का मतलब होती है फैली हुई, सिविलाइजेशनल का मतलब है कि एक सभ्यता, उसका ही सिखिज्म एंड बुद्धिज्म पार्ट है। कह रहा है कि ये एक आर्गुमेंट है, एक तर्क है जो कि राजनीतिक, जिसको राजनीतिक और संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। लेजिटिमेसी मतलब मान्यता। अंडर एक्सप्लेनेशन 2 टू आर्टिकल 25(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है आर्टिकल 25(2) कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो एक्सप्लेनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इंक्लूड, तो जो हिंदू की जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, द सिख है, वो सिख आते हैं उसके अंदर, बुद्धिस्ट आते हैं और जैन फेथ के लोग आते हैं, मतलब जैन की जो विश्वास करते हैं जैनिज्म के ऊपर, वो हिंदू के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। Neither the theological nor the constitutional arguments for the exclusion of converts to Islam and Christianity, कह रहा है कि ना ही कोई धर्म रिलेटेड, ना ही संवैधानिक रिलेटेड जो तर्क हैं कि जो कन्वर्टेड हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, उनको उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, उनको बाहर कर देना चाहिए, किससे, फ्रॉम स्पेशल प्रोटेक्शन से, ये जो खास प्रोटेक्शन वाले एक्ट हैं उनसे बाहर कर देना चाहिए। आर लॉजिकली, ना ही तो वो तर्क संगत है, ना तो वो लॉजिकली सही है, और एम्पेरिकली वाटर टाइट। एम्पेरिकली वाटर टाइट का मतलब होता है कि ना ही पूरी तरीके से प्रूफ के साथ इस चीज को प्रमाणित किया गया है, ना ही कोई ऐसा प्रूफ है, ना ही कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि ये कहा जाए कि हाँ जो एससी कम्युनिटी के लोग जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं उनको इन एक्ट के तहत ना लाया जाए। कह रहा है कि इस बात की कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी ऐसे अच्छे प्रूफ नहीं है। एंड हेंस द क्वेश्चन कंटिन्यूज टू फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो लगातार बिगड़ती जाए या अंदर ही अंदर बढ़ती जाए, सुलगती जाए। तो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो लगातार ही हम लोग के अंदर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्रिश्चियन और मुस्लिम कन्वर्ट्स कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि जो लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में चेंज हुए हैं उनको लगातार एक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग अनटचेबिलिटी। उसमें अनटचेबिलिटी भी शामिल है, मतलब छुआछूत भी शामिल है। इवन विद इन देयर न्यू रिलीजियस वर्ल्ड, कह रहा है कि वहां पर भी जहां पे ये कन्वर्ट होके गए हैं, मतलब ऐसी कम्युनिटी के लोग जो कि मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपना लिया है, वहां पर अदर जो मुस्लिम्स हैं, मतलब जैसे उनकी यहाँ भी फिक्रें होती है ना, अगर आपको पता हो, जैसे अंसारी हो गए या फिर और भी खान हो गए, तो ये लोग ऊपर के होते हैं और कुछ नीचे के होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था तो उनके यहाँ इसमें शादी नहीं होती थी, तो उनके यहाँ भी यही चीज होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे कन्वर्ट होके जाओगे तो आपको एकदम ऊपर वाला लेवल दे दिया जाएगा, उनके यहाँ भी नीचे लेवल दिया जाएगा। तो कह रहा है वहां पर भी छुआछूत जो है वो अभी भी हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और क्रिश्चियनिटी में भी यही चीज है। क्रिश्चियनिटी में भी, क्योंकि पूरी तरीके से हम लोग को पता है, मुझे भी नहीं पता है, मगर कहीं ना कहीं वेस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर पहले थी कभी, तो इनके यहाँ भी यही चीज है थोड़ी बहुत। आफ्टर ऑल डिस्क्रिमिनेशन नीड्स नो थियोलॉजिकल सैंक्शन। कह रहा है कि आखिरकार भेदभाव को किसी भी धार्मिक मंजूरी, यहाँ पे सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी, और थियोलॉजिकल बता चुका हूँ कि धर्म से रिलेटेड, कि किसी भी धार्मिक मंजूरी की जरूरत नहीं होती है भेदभाव को। बट द क्वेश्चन ऑफ देयर इंक्लूजन रिमेन्स अ पॉलिटिकली सरचार्ज्ड टॉपिक। कह रहा है कि लेकिन जो क्वेश्चन है इनको इंक्लूड करने का, वो अभी भी राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है। सरचार्ज का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों की स्ट्रांग ओपिनियन होती है, फिर लोगों के बीच में टेंशन होती है। तो इस तरीके का ये मुद्दा है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, तो इसी वजह से ये अभी भी राजनीतिक एक टॉपिक बना हुआ है। विद अ कमीशन हेडेड बाई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कह रहा है कि एक कमीशन बनाया गया है जिसको हेड कर रहे हैं पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन एग्जामिनिंग दिस। वो इस मुद्दे की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। Many Dalit activists oppose the inclusion of converts within the existing quantum of reservation। कह रहा है कि बहुत से जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जो एक तरीके से दलितों की आवाज हैं, वो बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं, एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि जो अलग कन्वर्टेड लोग हैं, मान लो जो इस्लाम में कन्वर्टेड हो गए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हो गए, सिख में कन्वर्टेड हो गए, बुद्धिज्म में हो गए, तो उनको दोबारा एससी जो कम्युनिटी के अंदर लेना, उनको वही फायदा देना और वही क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन। क्वांटम का मतलब होता है अमाउंट,
है ना, जो थोड़ा बहुत अमाउंट है रिजर्वेशन का उनको देना, इस चीज को लेकर वो अपोज कर रहे हैं. Many members of SC communities who have converted to Christianity or Islam receive benefits under provision meant for socially and educationally backward classes under Article 15 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कह रहा है कि बहुत से एससी कम्युनिटीज के मेंबर्स जो कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको फायदा मिलता है अंडर प्रोविजन, किसके तहत? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब आर्टिकल 15 जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है संविधान में, उसके तहत इनको फायदा मिलता है. द कोर्ट डिसीजन इज अप्रोप्रिएट अंडर द एग्जिस्टिंग लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. कह रहा है कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो काफी हद तक ठीक है अगर इस समय की जो लीगल, कानूनी या फिर संवैधानिक व्यवस्था है, स्कीम है, उसके अंतर्गत. एंड एनी चेंज कैन ओनली कम थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड अ लेजिस्लेटिव रूट. कह रहा है कि अगर कोई भी बदलाव लाना है तो वो सिर्फ राजनीतिक प्रोसेस से ही संभव है और कानूनी रास्ते से ही संभव है. Why did India's founding leaders such as Jawaharlal Nehru originally limit SC protections to Hindu society? कह रहा है कि क्यों जो फाउंडिंग लीडर्स थे भारत के, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया, उन्होंने ये जो एससी प्रोटेक्शन है वो सिर्फ हिंदू सोसाइटी तक ही सीमित रखा था. They believed that untouchability was a unique form of discrimination manifested specifically within Indian society. हाँ, यही है कि वो ये मानते थे कि ये जो छुआछूत है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का, वो खास तौर पे हिंदू समाज में ही दिखाई देता है और इसी वजह से उन्हीं को ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है. Which of the following are incorrect regarding the current status of Dalit converts to Christianity or Islam? कह रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है दलित जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं उनके स्टेटस को लेकर. They currently receive benefits under provision of socially and educationally backward classes under Article 15(4). हाँ, ये तो सही है. The Supreme Court has mandated that they must be included in the existing quantum of reservation for scheduled caste. कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी कर दिया है कि इनको भी उसी रिजर्वेशन के अंदर इंक्लूड किया जाए जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं. ये गलत है. A commission headed by former Chief Justice K.G. Balakrishnan is currently examining the question of their inclusion. कह रहा है कि जो पहले के चीफ जस्टिस थे जो कमिटी को हेड कर रहे हैं, वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इनको इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए. ये भी एकदम सही है. Discrimination and untouchability are entirely non-existent for those who convert to these new religious words. कह रहा है कि छुआछूत और ये जो भेदभाव है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता उनके लिए जो नए वर्ड में जाते हैं, रिलीजियस वर्ड में जाते हैं कन्वर्ट होके. नहीं, साफ साफ पैसेज में बताया गया था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी वो जब उन नए धर्मों में जाते हैं तो वहां पर भी उनको अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. तो ये भी गलत है. तो बी डी हमारा आंसर होना चाहिए. ऑप्शन नहीं दिया है तो बी और डी क्या है वो गलत है. तो बी और डी दोनों ही आंसर होंगे. फिर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज की जो समझ है आपकी उसके अनुसार, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 1956 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एससी प्रोटेक्शन. कि एससी प्रोटेक्शन को लेके 1956 का क्या कंटेक्स्ट है, क्या एक तरीके से महत्व है. It was the year the Supreme Court first ruled that the SC/ST Act applies only to the state of आंध्र प्रदेश. कह रहा है कि ये वो साल था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जो SC/ST एक्ट है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए ही होगा. नहीं. It was the year the Constitution Scheduled Caste Order was first issued to include only the Hindu faith. कह रहा है कि ये वो साल था जब संवैधानिक रूप से एक ऑर्डर पास हुआ था कि सिर्फ हिंदू ही विश्व, जो हिंदू के मतलब हिंदुज्म फॉलो करते हैं उन्हीं को ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा. नहीं. इट वॉज द ईयर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. ठीक है. एंड 6 वर ब्रॉट अंडर द स्पेशल एससी प्रोविजन. हाँ, ये वही साल था जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और जो 6 थे वो एससी प्रोविजन प्रावधान के अंतर्गत ले आए गए थे. फिर उसके बाद 1990 में बुद्धिज्म भी आ गया था.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। कह रहा है कि पैसेज की टोन क्या है। हाईली इमोशनल है, बहुत ज्यादा भावनात्मक है, नहीं। जिंग्विस्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा अंध राष्ट्रवादी वाली टोन है, नहीं। एनालिटिकल है, एनालिसिस करने वाली है, विश्लेषण करने वाली, हाँ। बैलेंस्ड है, देखो बैलेंस तो है ही कि अगर उन्होंने बताया कि समस्या क्या है और ये भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके पास भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसी तरीके का कानूनी सिस्टम और राजनीतिक सिस्टम मौजूद है, उसके अंतर्गत उन्होंने दिया, तो बहुत ज्यादा खराब डिसीजन नहीं है, अप्रोप्रिएट है। मगर जो चेंज आना चाहिए, फिर राइटर ने बोला है कि भाई सॉल्यूशन दे देते हैं कि जो चेंज आना चाहिए वो राजनीतिक या फिर कानूनी रूप रास्ते से ही आ सकता है। तो एक तरीके से एनालाइज भी किया है चीज़ों को, हम लोग को बताया है कहाँ समस्या चाहिए, भी देखो बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म में प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोग कन्वर्ट होके जा रहे हैं वहाँ पर भी समस्या आ रही है उन एससी कम्युनिटीज़ को। तो ऐसा भी नहीं है कि पक्षपात किया है राइटर ने, तो राइटर ने जो समाज की सही स्थिति है उसको हमारे सामने रख दिया है। तो इसको हम बैलेंस्ड और एनालिटिकल ही अप्रोच बोलेंगे, तो बी करेक्ट है। डिसमिसिव है एंड अनकंसर्न है, मतलब नजरअंदाज करने वाली है, इग्नोर करने वाली है, बिना चिंता की है, कोई नहीं, ये कोई मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। प्योरली रिलीजियस एंड बायस्ड है, पूरी तरीके से धर्म से रिलेटेड है, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। कह रहा है कि जो लीगल डेफिनेशन है एससी की इंडिया में उसको बतानी है हमें। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 ओरिजिनली इंक्लूडेड ओनली हिंदूज इन इट्स डेफिनेशन। हाँ, ये सही है कि 1950 के ऑर्डर के हिसाब से सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट थे उसमें हिंदूज ही इंक्लूडेड थे। स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी कम्युनिटीज वर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड दोज प्रैक्टिसिंग सिखिज्म इन 1956 एंड बुद्धिज्म इन 1990। ये भी एकदम सही है। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा यहाँ पर। अंडर एक्सप्लेनेशन सेकंड टू आर्टिकल 25(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इंक्लूड सिख, बुद्धिज्म एंड जैन फेथ। ये भी एकदम सही है। The Supreme Court recently ruled that SC members who convert to Christianity still retain their SC status under the 1950 order। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मतलब स्टेटमेंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि एससी मेंबर्स जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं वो अभी भी अपना एससी स्टेटस बरकरार रख सकते हैं। नहीं, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। तो 1 2 3 इज करेक्ट, आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो डायरेक्टली करते हैं। आई डैश माई आंट एलेनोर अ फ्यू डेज एगो। कह रहा है कि मैंने अपनी आंट को कुछ दिन पहले एंड आस्क्ड हर टू हेल्प विद एन एक्सपेरिमेंट, और उनसे कहा था कि वो मेरी हेल्प करें एक एक्सपेरिमेंट में। इट्स फॉर एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल के लिए है। आई सेड, मैंने कहा था। आई हैड एक्सप्लेन आई वॉज गोइंग टू कॉल हर बैक। कहा कि मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि मैं उनको दोबारा कॉल करूंगा। एंड शी वुड आइदर बी टॉकिंग टू द रियल मी और एन AI डीप फेक, या तो वो मुझसे रियल मी से बात कर रही होंगी या फिर मेरी AI वाली आवाज से बात कर रही होंगी। कुड समवन हु इज नोन मी माई होल लाइफ टेल द डिफरेंस। कह रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति जो मुझे पूरी जिंदगी से जानता हो वो क्या मेरी इस आवाज को डिफरेंस को बता पाएगा। एट फर्स्ट माई आंट वॉजंट बाइंग दैट एनी AI वॉज इन्वॉल्व। कह रहा है कि पहले तो ये हुआ कि मेरी आंट को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई भी AI वाली आवाज उसमें इन्वॉल्व होगी। वेल इट साउंड्स लाइक यू शी सेड। उन्होंने कहा था कि ये आवाज जो है वो एकदम तुम्हारी जैसी लग रही है। क्या होना चाहिए? आई डैश माई आंट एलेनोर, एक तरीके से कॉल किया उनको। कॉल्ड इन का मतलब होता है बुलाना, नहीं। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना या फिर मिलने जाना। कॉल्ड अप का मतलब होता है फोन करना। आई कॉल्ड अप माई आंट एलेनोर, हाँ ठीक है। कॉल फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? फोन करने से मतलब है। आई कॉल्ड अप माई आंट एलेनोर अ फ्यू डेज एगो। I think a real person uses a lot more dash than I would expect an AI generated voice to use. That might be true। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि रियल पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ में क्या होता है आप सोचते हैं। दैट आई वुड एक्सपेक्ट एन AI जनरेटेड वॉइस टू यूज़, कि जितना हम AI जनरेटेड जो वॉइस होती है उससे ज़्यादा जब कोई रियल पर्सन की आवाज़ होती है उसमें क्या होता है, वोकैबलरी। देखो AI की आवाज और इंसान की आवाज में वोकैब जो है वो तो नॉर्मल चीज है। वोकैब तो AI हम लोग से ज्यादा अच्छा यूज कर सकता है, नहीं हो सकता। पंचुएशन, विराम चिन्ह, तो वो भी क्या कहते हैं AI भी यूज कर सकता है।
एक्विस्टिक साउंड क्वालिटी, भाई साउंड क्वालिटी एआई की भी अच्छी हो सकती है ना। इंसान की साउंड क्वालिटी से क्या मतलब है हमें। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है आवाज में उतार चढ़ाव। मतलब कभी हम तेज से बोलने लगते हैं, कभी हम धीमे बोलते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं फिर तेज बोलते हैं, फिर कोई सीरियस बात आती है धीमे हो जाते हैं। तो हमारी आवाज में एक उतार चढ़ाव रहता ही है। आई थिंक अ रियल पर्सन यूजेस अ लॉट मोर इन्फ्लेक्शन देन आई वुड एक्सपेक्ट एन एआई जनरेटेड वॉइस टू यूज। तो डी यहाँ पे बेस्ट होगा। दैट माइट बी ट्रू कह रहा है कि ये सही हो सकता है। आई टोल्ड हर बट ए आई इज गेटिंग प्रिटी एडवांस। लेकिन अब जो ए आई है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, और फिर उनकी बातचीत में एक शांति आ गई थी वहां पर। आई वॉज लाइक 90% श्योर, शी सेड हेजिटेटिंग। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि मैं 90% तो श्योर थी। बट दैट साउंडेड मोर डैश, कह रही थी कि वो मगर लेकिन और ज्यादा किस तरीके से साउंडेड कर रही थी, किस तरीके से मतलब वो आवाज थी कैसी थी। वेन वी टॉक अबाउट डीप फेक्स, कह रहा है जब हम डीप फेक्स के बारे में बात करते हैं, द टिपिकल कंसर्न इज अबाउट यू गेटिंग द ट्रिक। तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि कहीं आपको कोई मतलब बेवकूफ ना बना दे या फिर आपको कोई ठग ना ले। आई वॉज लाइक 90% श्योर, शी सेड हेजिटेटिंग, बट दैट साउंडेड मोर फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब होता है काल्पनिक। तो कोई काल्पनिक वाली बात है यहाँ पर नहीं। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर, सतह पर। फोर्स्ड का मतलब होता है कोई चीज नकली हो, जैसे नकली डॉक्यूमेंट, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स। आर्टिफिशियल, हाँ आर्टिफिशियल हो सकता है कि दैट साउंडेड मोर आर्टिफिशियल। तो डी है करेक्ट है। Rightly so, AI fakery has been used to dash people out of large sums of money, spread misinformation and even attempt to। कह रहा है कि ये जो AI है फेकरी यूज होती है लोगों को एक तरीके से ठगने के लिए, उनका ज़्यादा पैसा ठग लिया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड की जाती है। क्या होना चाहिए, हैव बीन यूज टू लगा हुआ है, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। यहाँ पे ये टू जो है वो प्रीपोजिशन के तरीके नहीं है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो क्या होना चाहिए, स्कैम होना चाहिए। हाँ स्कैम हो सकता है। इम्बेजल का मतलब होता है किसी के पैसे को लूटना, अपनी साथी या जो एम्प्लॉयर है उसी के पैसे को लूट लेना, नहीं। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है कि बहुत एक तरीके से किसी को फोर्स करके उसकी पैसा वसूली करना, तो नहीं है। रॉब का मतलब लूटना नहीं। यहाँ पे होगा टू स्कैम पीपल, लोगों को ठगने के लिए। तो ये सही, ज्यादा सही है भाई। स्कैम ही तो किया जाता है ना, ज्यादातर वर्ड हम स्कैम ही यूज करते हैं। नेचुरल जो है कि जब भी कोई चीज फेक होती है तो एआई फेकरी हैज बीन यूज्ड टू स्कैम पीपल आउट ऑफ लार्ज सम्स ऑफ मनी। डैश इलेक्शंस एंड इवन अटेम्प्ट टू, और एआई फेकरी का यूज किया जाता है कि वो इलेक्शंस को क्या करें, लॉबी करें, दबाव डालें, नहीं स्वे करें, उसको एक तरीके से उसके ऊपर प्रभाव डालें, इलेक्शंस के ऊपर हो सकता है। निगोशिएट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। परसुएड मतलब मनाना, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो बी यहाँ पे बेस्ट है हमारा, स्वे करना, कि एआई का यूज करके हम इलेक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं। बट वॉट इफ द शू वॉज ऑन द अदर फुट, कह रहा है कि अगर क्या हो कि अगर जो स्थिति है वो उलट जाए। वॉट इफ समवन एक्यूजेज यू ऑफ बीइंग अ डीप फेक, क्या हो कि अगर तुमको तुम्हारे रियल पर्सन को कोई बोल दे कि भाई तुम एआई की आवाज हो या तुम एआई हो, डीप फेक्स हो। हाउ डू यू प्रूव यू आर रियल, किस तरीके से तुम प्रूव करोगे कि तुम सही हो, तुम रियल हो। अब ये पैरा सिंबल है, ए बी सी और डी को अरेंज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार खुद से समझ लो, फिर से वही अप्रोच इस्तेमाल करो, यूज करो कि पहला सेंटेंस क्या होगा, डी होगा, बी होगा, ए होगा कि सी होगा। तुम्हारे आंसर वहीं से तुमको पता चल जाएंगे। तो बताओ कौन सा होगा पहला सेंटेंस। अपोजिंग दिस रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को अपोज करते हुए, किस रिक्वेस्ट को अपोज करते हुए, ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है पता नहीं, तो क्या ए पहला सेंटेंस होगा, नहीं। US forces recently seized ex-Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife from their Caracas compound and brought them to New York to face severe narco-terrorism allegations। कह रहा है कि यूएस फोर्सेस ने हाल ही में एक्स वेनेजुएलन जो लीडर थे निकोलस मडूरा, उनको एक तरीके से उनके ही घर से उठा लिया है, और उनकी वाइफ को भी कहाँ से, करकस कंपाउंड के, करकस क्या है, कैपिटल है वेनेजुएला की, वहीं के कंपाउंड से उनको उठा लिया गया और उनको न्यूयॉर्क ले आया गया। उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए नार्को और टेररिज्म को, ड्रग्स और टेररिज्म के। ठीक है, हो सकता है ये। हाउएवर, हालांकि क्या ये पहले कभी वर्ड, पहला वर्ड हो सकता है, सॉरी पहला सेंटेंस हो सकता है, कभी कभार हो जाता है, पर इसलिए पूरा जरा पढ़ के देख लेते हैं कि कहीं सेंटेंस कुछ और ना कह रहा हो।
हालांकि आपको बताया ये गया होगा कि हाउ एवर लगाने के बाद हमेशा कंक्लूजन आ जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये पहले सेंटेंस की तरह यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहली बात जो बोली गई हो वो इस पूरे सेंटेंस में हो ही ना, उसका हाउ एवर लगा के उसकी उल्टी बात कही गई हो। द प्रिसाइडिंग जज अपीयर्ड सिंपैथेटिक टू द कपल्स फाइनेंशियल प्लाइट। कह रहा है कि जो जज इस केस को देख रहा था वो काफी मतलब एक तरीके से सिंपैथी रखने लगा इन जो वेंजुलन लीडर हैं उनकी और उनकी वाइफ से। तो क्या कि क्योंकि उनके पास ज्यादा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इस वजह से। नोटिंग दैट वाइल ही वुडंट डिसमिस द केस इंटायरली, और उसने साफ साफ ये कह दिया कि वो केस को पूरी तरीके से डिसमिस नहीं करेगा। द राइट टू डिफेंस इज पैरामाउंट, कि अपने आप को बचाना ही सबसे ज्यादा प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पहला सेंटेंस नहीं होगा। फेसिंग दीज चार्जेस, ये चार्जेस को फेस करते हुए देयर अटॉर्नी, कौन से चार्जेस? फेस दीज दोज किसके लिए आता है? आगे कोई बात होगी तभी तो आएगा ना। तो इसका मतलब बी जो है हमारा वो पहला सेंटेंस होगा। तो और आंसर जो है वो तो बी मिल ही गया हमको। अब देखो यहां पे बहुत से सीवियर चार्जेस लगाए गए। अब डी को देखो, कह रहा है कि फेसिंग दीज चार्जेस, ये चार्जेस को फेस करते हुए उनका जो अटॉर्नी था, उनका जो लॉयर था, आस्क द जज टू डिसमिस द केस, उसने जज से कहा कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि यूएस सैंक्शंस हैव ब्लॉक्ड देम फ्रॉम यूजिंग वेंजुलन गवर्नमेंट फंड्स फॉर देयर डिफेंस, कि यूएस के जो सैंक्शन है उन्होंने उनकी उन कपल को जो वेंजुलन गवर्नमेंट के पास पैसा है, फंड है, अपने डिफेंस के लिए यूज करने से बैन कर रखा है, सैंक्शन लगा रखे हैं। तो बी डी हो जाएगा। उसके बाद अपोजिंग, इस रिक्वेस्ट को अपोज करते हुए प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील था स्ट्रांगली आर्ग्यूड, उसने एक स्ट्रांग तर्क दिया कि दैट पेयर हैड प्लंडर्ड मतलब होता है लूटना, कि इन लोगों ने अपनी ही कंट्री का जो पैसा है वो लूटा है एंड शुड नॉट बी परमिटेड, और उनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए टू यूज स्टेट मनी टू फॉर पर्सनल लीगल फीस। तो क्या हो जाएगा? बी डी ए और लास्ट में सी तो आ ही जाएगा। तो बी डी ए सी आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।